रमजान से पहले संभल में फिर हलचल। कट्टरपंथियों पर होगा योगी का तगड़ा एक्शन। संभल में हिंसा के बाद सब शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर संभल में हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि संभल में कुछ कट्टरपंथी संभल को अशांत करने में लगे हुए हैं। लेकिन योगी ऐसा होने नहीं देंगे, जिसके लिए योगी ने अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल की शाही जामा मस्जिद पिछले कुछ महीनों से विवादों में है। हालांकि अब मस्जिद की देखरेख एएसआई के नेतृत्व में हो रही है। अब इस बीच रमजान का महीना शुरू होने वाला है और शाही जामा मस्जिद के चीफ जफर अली ने एएसआई को पत्र लिखकर मस्जिद के रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट के लिए अनुमति मांगी है। संभल के जिलाधिकारी ने भी इसकी जानकारी दी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा, विवादित स्ट्रक्चर एएसआई की संपत्ति है। अदालत ने इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक लगा दी है। एसडीएम को मस्जिद की सफाई और पेंटिंग का अनुरोध करने वाला एक आवेदन मिला है। हमने इसे एएसआई के पास भेज दिया है। मस्जिद के इमाम ने एएसआई को लिखा पत्र। जफर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैकड़ों वर्षों से जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट होती आई है। कभी एएसआई से परमिशन नहीं मांगी गई। उन्होंने कहा कि ना ही कभी एएसआई ने आपत्ति जाहिर की। जफर अली ने कहा कि शहर में अमन शांति बरकरार रहे, इसलिए परमिशन लेना मुनासिब समझा गया। जफर अली ने कहा कि महीने रमजान के लिए इजाजत मांगी है। बताया गया कि मस्जिद में 2018 में लोगों की सुविधा के लिए ग्रिल लगाई गई थी। हर साल रमजान के मौके पर शाही जामा मस्जिद में सजावट होती रही, इसलिए हमें आदेश दिया जाए ताकि हम रमजान के सारे काम कर सके। फिलहाल इसकी इजाजत मिलेगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी संभल में फिर से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन योगी ऐसा होने नहीं देना चाहते। इसलिए संभल को अलर्ट मोड पर रखा गया है और संभल को सुरक्षा कवच से घेर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। संभल में माहौल न बिगड़े, इस नजरिए से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पिछले 3 महीने से मस्जिद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही नमाज अदा की जा रही है। अब महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर तक कोई ना पहुंचे, इसके लिए बैरिकेडिंग कराने के साथ ही 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी कराई जा रही है। दरअसल 19 नवंबर को 8 लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इसको लेकर अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। उसी दिन सर्वे कराया गया, लेकिन रात होने और भीड़ लगातार बढ़ने के कारण इसे बाद में पूरा करने का निर्णय एडवोकेट कमिश्नर द्वारा लिया गया। 24 नवंबर की सुबह दोनों पक्षों के लोगों के साथ एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव टीम के साथ पहुंच गए। सर्वे का विरोध करते हुए भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मस्जिद वाले रास्तों पर कराई जाएगी बैरिकेडिंग। हालांकि अब शहर की स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें पुलिस के अलावा पीएसी, आरएएफ के जवान तैनात रहेंगे। मस्जिद वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हरिहर मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वालों को जामा मस्जिद तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा दंगों के बाद प्रकाश में आए खग्गू सराय स्थित मंदिर, पतालेश्वर मंदिर, सदातबाड़ी मंदिर, बेरने स्थित शिवालय पर भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। संभल हिंसा मामले में हो रहे बड़े खुलासे। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को लेकर
पुलिस ने अदालत में 6 अलग अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने कुल दर्ज 12 एफआईआर में से 6 में आरोप तय कर दिए हैं। इसमें 208 लोगों को आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया है। यूपी पुलिस की चार्जशीट कुल 4175 पन्नों की है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप पत्र में पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक का जिक्र मिलता है। हिंसा के बाद से अब तक क्या क्या हुआ? पुलिस की तरफ से संभल हिंसा मामले में चार्जशीट 87 दिन बाद दायर हुई है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने एफआईआर में कई लोगों के नाम शामिल किए। संभल में जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने कई अहम गिरफ्तारियां भी की। पुलिस ने 25 नवंबर से ही कई इलाकों में दबिश देकर हिंसा फैलाने वाले संदिग्धों को हिरासत में ली। सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन लोगों की पहचान की गई और इसके बाद उपद्रवियों के पोस्टर लगाकर इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। चार्जशीट में कितने आरोपियों का जिक्र? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है वो 4175 पन्नों की है। इसमें संभल हिंसा से जुड़े कुल 12 एफआईआर में से 6 मामलों में आरोप तय किए गए हैं। चार्जशीट में कुल 160 के करीब आरोपी बनाए गए हैं। बताया गया है कि इनमें से 80 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि 79 अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। फिलहाल जिन 6 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, उसमें से 4 मामले पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर हमले से जुड़े हुए हैं। वहीं एक केस पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग लगाने से जुड़ा हुआ है। इन्हीं मामलों में आरोप तय हुए हैं। कौन है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने चार्जशीट में संभल हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड दुबई आधारित भगोड़े शारिक साठा को बताया है, जो कि संभल में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसने दिल्ली एनसीआर से 300 से ज्यादा गाड़ियां उठाई हैं। पुलिस का कहना है कि साठा के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध है। साथ ही उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई से भी संपर्क रहे हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक साठा फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर भागने में कामयाब रहा। संभल हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को जो सबूत मिले हैं, उसमें साठा के इस घटना के मास्टरमाइंड होने की बात सामने आई। चार्जशीट में उसके गिरोह से जुड़े कई लोगों के नामों का जिक्र है। इसमें 2 बड़े नाम गुलाम और अफरोज के हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने ही बताया कि शारिक साठा ने ही हथियार उपलब्ध कराए और बवाल करने के लिए कहा था। उसके इशारे पर पूरी घटना को बड़ा रूप देने का प्रयास भी किया गया। विष्णु शंकर जैन की हत्या करने की साजिश भी रची गई थी, लेकिन उसमें वो असफल रहा। एसपी ने बताया कि अब शारिक साठा भी बीएनएसएस की धारा 48 का आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है बीएनएस की धारा 48? बीएनएस धारा 48 के मुताबिक भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत में अपराध को बढ़ावा देने का दोषी पाया जा सकता है अगर वह भारत में किसी ऐसे कार्य को करने में सहायता करता है या उकसाता है जिसे यहां किए जाने पर अपराध माना जाएगा। वह धारा 48 के तहत आरोपी होगा और जितना अपराध भारत में किया गया है उतना ही अपराध विदेश में बैठे आरोपी को माना जाएगा। सपा सांसद और नेता के नाम चार्जशीट से गायब, पर जांच जारी। चार्जशीट में सपा के नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के नाम शामिल नहीं है, जबकि घटना के बाद दर्ज हुई एफआईआर में इन दोनों के ही नाम शामिल थे। बर्क पर हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप थे, जबकि विधायक इकबाल के बेटे पर उस भीड़ का हिस्सा बनने का आरोप था जिसने पुलिस पर हमला किया था और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी थी। संभल एसपी के मुताबिक सपा सांसद और विधायक के बेटे के मोबाइल फोन से किए गए व्हाट्सएप मैसेज के जानकारियां मांगी गई। इस मामले में और सबूत जुटाए जा रहे हैं। आगे कहा गया है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सीसीटीवी फुटेज, पोस्टर लगाकर संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारियों के बाद लोगों के
कबूलनामे। फिलहाल संभल हिंसा मामले में जांच जारी है और मामला कोर्ट में है और साथ ही साथ योगी का कड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।